नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और ऐसी टूकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सितंबर के मंथ में आईपीओज की लाइन लगी हुई है। 21 सितंबर यानी मंडे को अभी 2 आईपीओज ओपन हुए, यानी कि जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। दोनों को रिस्पांस भी अच्छा मिला है। इनफैक्ट केमकॉन को तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला, 2 ही घंटे में पूरा का पूरा इशू सब्सक्राइब हो गया। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो कैम्स का भी आईपीओ लगभग 65% सब्सक्राइब हो गया है। अब कल यानी कि 22 सितंबर को एक और आईपीओ आ रहा है, यानी कि एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कंपनी और उसका बिजनेस समझेंगे, प्रोमोटर्स कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन किस हिसाब की लगाई जा रही है। उसके बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स समझेंगे, आईपीओ की सारी डिटेल्स देखेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू हम अप्लाई करें, क्योंकि वो ऑनलाइन हो जाता है और साथ में यूपीआई से हमारी पेमेंट हो जाती है। और ये करना कैसे होता है अप्लाई, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, आप वो देख सकते हैं। और डीमैट अकाउंट कैसे खोलना होता है उसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो किया हुआ है। डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आईपीओ में अगर हम अपना अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से हमारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के अकाउंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, डीमैट अकाउंट खोलने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो आने वाले जो आईपीओज होंगे उनको आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए आप डीमैट अकाउंट जरूर खोल के रख लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो हम कंपनी और उसके बिजनेस की बात करते हैं। एंजल ब्रोकिंग, जैसा नाम से भी लग रहा है, ये बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो इसका प्राइमरी बिजनेस है। सो ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। बाकी की भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है वो भी अभी हम देख लेते हैं। सो ये बेसिकली 4th लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, यानी कि जो लोग रेगुलरली ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उनको हम एक्टिव क्लाइंट्स कहते हैं। उसके हिसाब से ये 4th लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है। बिजनेसेस कौन कौन से हैं? स्टॉक ब्रोकिंग तो सिंपल बिजनेस है ही, वो तो हमें पता ही है, और साथ में ये लोग एडवाइजरी भी देते हैं। ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है। उसके साथ साथ ये मार्जिन फंडिंग देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स करते हैं और साथ में लोन अगेंस्ट शेयर्स भी देते हैं। अब इन सारे बिजनेसेस को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग की अगर हम बात करें तो ये मेनली 3 चीजों पे ध्यान देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे, क्लाइंट एक्विजिशन पे आजकल काफी ध्यान देने लग गए हैं, डिजिटल आउटरीच इन्होंने काफी बढ़ा दी है, और साथ में अपनी एप्स वगैरह और जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी काफी ध्यान दे रहे हैं। सो बेसिकली किस तरीके की स्टॉक ब्रोकिंग होती है, तो बेसिकली इक्विटी के प्रोडक्ट्स हैं। इक्विटी में ऑब्वियसली एक कैश डिलीवरी होती है, यानी कि जब आप शेयर्स को खरीदते हैं और उसकी डिलीवरी ले लेते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप खरीदते हैं तो उसे हम कहेंगे कैश डिलीवरी। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग काफी लोग करते हैं, उसके अंदर इनको ब्रोकरेज मिलता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफी लोग ट्रेड करते हैं, उनसे इनको ब्रोकरेज आता है। कमोडिटी में लोग ट्रेड करते हैं, करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, और डेट प्रोडक्ट्स में भी लोग करते हैं इन्वेस्ट और ट्रेड, तो इन सब जगहों से इनको ब्रोकरेज आता है। इसके साथ साथ आईपीओज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के थ्रू। और एंजल ब्रोकिंग बेसिकली मेंबर है सारे ही स्टॉक एक्सचेंजेस का, सारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस का, बीएसई, एनएसई, एमएसईआई, एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, और बेसिकली ये साथ में रिसर्च सर्विसेज भी देते हैं। तो काफी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स, अभी हम बात भी करेंगे जब हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखेंगे। सो काफी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ये रिसर्च सर्विसेज नहीं देते हैं, बट एंजल ब्रोकिंग रिसर्च सर्विसेज भी देता है। साथ में ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी देते हैं। इनका एक ये प्रोडक्ट है ARQ करके, जहां पे ये रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देते हैं। इसके बाद ये मार्जिन फंडिंग देते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं, नॉन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं, बेसिकली क्लाइंट लेंडिंग के लिए। साथ साथ सिक्योरिटीज को एज कोलैटरल रख लेते हैं, यानी कि जब शेयर्स होते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, उसी हिसाब से आपको मार्जिन मिलता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं तो उनसे इनको कुछ ना कुछ कमीशन आता है। इसके अलावा ये हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस भी बेचते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से बेचते हैं। ऑनलाइन इनका प्रोडक्ट है एंजल बी करके। लोन अगेंस्ट शेयर्स भी देते हैं ये, इनकी अपनी ही एक NBFC है जो इन्होंने रजिस्टर कराई हुई है, AFPL करके। ये एक L एक्स्ट्रा हो गया है, इसे हटा देते हैं। AFPL करके इनकी सब्सिडियरी है, तो ये लोन अगेंस्ट शेयर्स भी देते हैं। सो ये हो गए इनके प्राइमरी बिजनेसेस। अब हम समझते हैं इनका मार्केट शेयर कितना है। जो हमने पहले बात करी कि इनका जो मेन बिजनेस है वो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है, ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू इनको स्टॉक ब्रोकिंग से ही आता है। सो इनका जो मार्केट शेयर है वो लगभग है 6.3% इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। 2.15 मिलियन अकाउंट्स हैं, डीमैट अकाउंट्स इनके एज ऑन जून 2020। और अगर हम नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा अकाउंट्स खोले हैं। तो मार्च 2018 में इनके थे कुल 1.06 मिलियन, जो अभी जून 2020 में हो गए हैं 2.15 मिलियन। तो इनकी ग्रोथ काफी स्ट्रांग आई है पिछले 2 सवा 2 साल के अंदर।
अब यहां पे हम कुछ और आंकड़ों की बात कर लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग ऐप के करीब 4.39 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, एंजल बी के 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। कस्टमर आउटरीच की बात करें तो नेशनली ये काफी ज्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि इनके पास ऑथराइज्ड पार्टनर्स बहुत सारे हैं। इंक्रीज्ड फोकस ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड आउटरीच, रिसेंटली इन्होंने डिजिटल आउटरीच पे काफी ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। ऑनबोर्डिंग जितने भी कस्टमर्स की कर रहे हैं वो डिजिटल से कर रहे हैं बेसिकली। और सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स खोले हैं इन्होंने पिछले एक क्वार्टर में, मतलब यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 का फर्स्ट क्वार्टर था, वो तो सभी को न्यूज पता है कि डीमैट अकाउंट काफी ज्यादा खोले थे पिछले, जब ये लॉकडाउन हो गया था उस दौरान काफी लोग घर पे थे, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी भी उस टाइम पे काफी बढ़ गई थी। सो एंजल ब्रोकिंग ने उस टाइम पे सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स खोले उस दौरान में। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री और थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न समझें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में मुंबई में। इनके जो मेन प्रोमोटर्स हैं वो बेसिकली ठक्कर्स हैं, और यहां पे आप देखेंगे ये मेन प्रोमोटर्स हैं तीन, अशोक डी ठक्कर, दिनेश डी ठक्कर, सुनीता ए मगनानी, और इन्हीं के जो फैमिली ग्रुप है वो प्रोमोटर ग्रुप के अंदर आ जाती है। प्रोमोटर ग्रुप का अगर आप टोटल शेयर देखेंगे तो ये 28-29% यहां हो जाता है, 36.42% करीब यहां हो जाता है। सो इनके पास लगभग 55% शेयर्स हैं, और बाकी के जो 45% शेयर्स हैं वो बाकी के पब्लिक और इंडिविजुअल्स के पास हैं। और ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं ये मैंने एक्चुअली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो इन्होंने 2018 में सबमिट करा था सेबी में, वहां से मैंने ये नंबर्स निकाले हैं। उसके बाद थोड़े बहुत अगर चेंजेस हो गए हैं तो वो इसमें शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2018, 19, 20 के ये फाइनेंशियल्स हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो देखिए ये रेवेन्यू यहाँ पे 780 करोड़ के आसपास था, यहाँ 784 करोड़। सो कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, 0.53% का ही हुआ 2019 में। उसके बाद थोड़ी बहुत रेवेन्यू गिर गई, यहाँ पे -3.75% हो गया। सो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग एरिया है कि रेवेन्यू इनकी एक तरीके से डिक्लाइनिंग है। दूसरा, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहां पे था करीब 108 करोड़ का 2018 में, और फिर ये घट के हो गया 80 करोड़ का। सो ये भी थोड़ा एक कंसर्निंग एरिया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत बड़ा है यहाँ पे 82 करोड़ का, तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा कंसर्निंग एरिया है। लेकिन अगर हम जून 2020 की बात करें तो एक क्वार्टर के अंदर तो इनके काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। तो अब ये पता नहीं है कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा रिजल्ट होगा, तो हम खाली एक क्वार्टर के हिसाब से पूरा पैटर्न तो नहीं बना सकते हैं पूरे साल का, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर जब लॉकडाउन था उस दौरान ट्रेडिंग एक्टिविटी काफी बड़ी थी, डीमैट अकाउंट सारे ही ब्रोकर्स के काफी सारे खुले थे। सो इसीलिए इसको हम पैटर्न ना समझते हुए इसको अभी हम एज एन एक्सेप्शन ही मान के चलेंगे। दूसरा, अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो पहले थे 2018 में करीब 14% के, फिर थे 10% के हो गए, फिर थे 11% के। तो यहाँ पे ये थोड़े कम ही है प्रॉफिट परसेंटेज जो मार्जिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और यहां पे अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो यहां पे 19% हो जाता है, लेकिन अगेन ये एक एक्सेप्शन है। ये पूरे साल में कैसा होगा वो हमें देखना होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी पहले ज्यादा थी और उसके बाद कम होती जा रही है। एक क्वार्टर को अभी तो हम निगलेक्ट करके ही चलेंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप एवरेज मानेंगे तो इसका 15-16% के आसपास आता है। 75% रेवेन्यू जो हमने पहले बात करी इसका ब्रोकिंग से आता है। तो अब इसी बेसिस पे हम इसका फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए वैल्यूएशन की अगर हम बात करें आज की डेट में जो प्राइस कोट हो रहा है 305-306 रुपए का, उस हिसाब से वैल्यूएशन अगर हम अपर बैंड पे लगाएं 306 के हिसाब से लगाएं, और फाइनेंशियल ईयर 20 का हम अर्निंग्स ले लें जो हमने बात करी। अभी हम ये जो एक क्वार्टर है इसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं, तो हम मार्च 2020 की ही अर्निंग्स मान के चल रहे हैं। उस हिसाब से इसका प्राइस अर्निंग रेशो हो जाता है 26.75। अगर हम खाली एक क्वार्टर की ले लें फाइनेंशियल ईयर 21 की और उसको एनुअलाइज्ड कर दें, यानी कि उसको हम 4 गुना मल्टीप्लाई कर दें, ये मान लें कि हर क्वार्टर में इतना ही होगा फाइनेंशियल ईयर 21 में, उस हिसाब से इसका पीई हो जाता है 11.6। तो देखिए फर्क भी काफी ज्यादा आ रहा है। एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। इंडस्ट्री का पीई कितना है? इंडस्ट्री का पीई अच्छा खासा है, यहाँ पे 29.80 का है। अब इंडस्ट्री का पीई में कौन कौन आता है? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आता है, 5 पैसा है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं, या फिर इंडिया इन्फोलाइन है। इस तरीके की कंपनीज का अगर हम एवरेज पीई देखें तो वो बैठता है 29.80। सो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इसकी जून 2020 के हिसाब से बैठती है 3.45। इंडस्ट्री का हम देखें सो 13.02 हो जाता है। तो अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो बेसिकली वैल्यू तो फेयर ही लग रही है, लेकिन मैंने जो आपको बात करी कि कंसर्न सिर्फ ये दिख रहा है अभी कि एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, ये रिपीट होती रहेगी, ये हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। उसके बाद अगर हम कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करें कि किस तरीके से इंडस्ट्री अभी ये थोड़ी बहुत चेंज हुई है पिछले टाइम में, सो देखिए यहाँ पे आप अगर चार्जेस देखेंगे ना तो ये सारे के सारे आप देखेंगे जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं।
आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब एंजल ब्रोकिंग भी बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकिंग के अंदर घुस गया है। इसमें पायनियर तो डेफिनेटली जीरोधा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि चार्जेस अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी में जीरो हैं, एंजल में भी, जीरोधा में भी, आरकेएसवी सिक्योरिटीज आपका अपस्टॉक्स हो जाता है, वहां पे भी जीरो हैं। और इंट्राडे में ये बेसिकली फ्लैट फीस चार्ज करते हैं 20 रुपए की, तो ये सारे चार्जेस लगभग सेम है। और बाकी के जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, जो बैंक बेस्ड ब्रोकर्स होते हैं, एक्सिस का, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये लोग तो आज भी एज परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करते हैं। सो बेसिकली पिछले 4-5 सालों में ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई है। यहाँ पे डिलीवरी के अंदर जो स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं, वहां पे डिलीवरी के चार्जेस नहीं लग रहे हैं, और जो फ्लैट फीस चार्ज हो रही है उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया है मार्जिन पे। इंडस्ट्री काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब और अगर हम आगे देखें कॉम्पिटिटर का एनालिसिस, तो देखिए अब पिछले जो एक क्वार्टर की बात करी है उसके अंदर किस हिसाब से किसने क्लाइंट्स ऐड करे हैं। तो यहाँ पे जीरोधा ने नंबर 1 पे करे हैं, 27% अकाउंट्स लगभग जीरोधा ने ऐड करे हैं। एंजल ब्रोकिंग ने यहाँ पे एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, जो 25% अकाउंट्स इसने ऐड करे हैं, फिर 5 पैसा ने करे हैं, फिर ये अपस्टॉक्स ने करे हैं, और एंड सो ऑन। सो उसके बाद तो खैर काफी कम हो जाता है, 10%, 10%, 10%, तो 20% एंड अबव। तो बेसिकली ज्यादातर अकाउंट्स सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स में ही ओपन हुए हैं पिछले एक क्वार्टर में। इसके बाद हम थोड़ा सा और लंबे टाइम की भी बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 20 तक आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सो एंजल ब्रोकिंग की ग्रोथ भी अच्छी खासी हुई है। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमने पहले बात करी, ये नंबर 4 पे आ रहा है, और एज ऑन जून 2020 आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक्टिव अकाउंट्स की बात हो रही है, ये करीब 2 मिलियन अकाउंट्स हैं जीरोधा के, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हैं 1.1 मिलियन, अपस्टॉक्स के हैं करीब मतलब लेस देन 1 मिलियन है, और एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स के काफी हद तक काफी क्लोज हैं। और एक और चीज भी हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं आप ये देख के चलिए, ये बेसिकली 12 मिलियन क्लाइंट्स हैं बेसिकली। तो इंडिया के अंदर खाली 1.2 करोड़ लोग ही, यानी कि अब ये जून का अगर आंकड़ा है तो हम सितंबर तक 1.25 करोड़ मान लेते हैं। सो बेसिकली इक्विटीज यानी कि डायरेक्ट शेयर्स के अंदर कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं एक्टिवली, 1.25 करोड़। सो इंडिया की पॉपुलेशन है 125 करोड़। सो बेसिकली 1% लोग ही लगभग शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब हम एक बार मार्जिन्स भी देख लेते हैं कि ब्रोकिंग इनकम का परसेंटेज कितना रहता है, ओवरऑल रेवेन्यू का कितना परसेंट ब्रोकिंग से आता है। तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में एंजल ब्रोकिंग का 75% जो रेवेन्यू आया है वो ब्रोकिंग से आया है। और आप देख सकते हैं कि ये बाकी के जो जितने भी इस तरीके के कॉम्पिटिटर्स हैं, स्पेशली ये जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका भी आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज देखने वाली है, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, यानी कि पैट मार्जिन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली 11%, 10% इस रेंज में रह रहा है। और अगर आप बाकी के ब्रोकर्स को स्टडी करेंगे तो उनके मार्जिन्स मच बेटर हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न हमारे लिए हो जाता है। अब बात करें अगर हम स्वॉट एनालिसिस की, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली टॉप 4 रिटेल ब्रोकरेजेस में आता है, एक ब्रांड नेम बना हुआ है, पुरानी कंपनी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी और डिजिटल आउटरीच पे इन्होंने रिसेंटली काफी फोकस करना शुरू कर दिया है। डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं, क्योंकि साथ साथ ये लोग रिसर्च एंड एडवाइजरी भी देते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी साथ में देते हैं, इंश्योरेंस भी साथ में देते हैं, और साथ में काफी कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग्स देते हैं, मतलब काफी कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर अपनी प्राइसिंग भी रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ भी compete कर रहे हैं। उसके साथ साथ इनकी मैनेजमेंट भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ही हैं ये लोग शुरू से। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो जो हमने पहले एक कंसर्न एरिया देखा कि इनका डिक्लाइनिंग रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू थोड़ी बहुत कम हुई है पिछले 3 सालों में, और एक क्वार्टर को हम एक्सेप्शन ही मान के चलेंगे। लो प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं पिछले 3 सालों में, तो ये भी एक थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक तो यहां पे देखिए 2 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहला तो इक्विटी पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बहुत कम है। अभी तो हमने देखा ही कि एक्टिव अकाउंट्स कितने हैं, मे बी अप्रोक्सीमेटली 1% मान लेते हैं, या थोड़े बहुत 1% से ज्यादा। लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे 50% से ज्यादा लोगों का इक्विटी के अंदर एक्सपोजर रहता है। और अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी अगर मिला लें तो म्यूचुअल फंड्स से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे खाली 4-5% लोग इन्वेस्ट करते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 5% से ज्यादा अभी भी इक्विटी पेनिट्रेशन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे गैप काफी बड़ा है, कहां 5% और कहां 50%, और इंडिया की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन काफी हो रहा है इंडिया के अंदर। तो ऐसी कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है जो टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगी, और ब्रोकिंग इंडस्ट्री स्पेशली अब काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी फोकस्ड हो चुकी है। सो ये हमने अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली। अब हम एक बार थ्रेट्स और देखते हैं कि इस कंपनी को किस तरीके के थ्रेट हो सकते हैं। पहला तो कि कंपटीशन काफी बढ़ गया है ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर, काफी कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है,
और जो मार्जिन्स हैं उन पे काफी प्रेशर पड़ता है। अब ये बेसिकली वॉल्यूम गेम हो गया है, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स की वजह से। ब्रोकिंग बिजनेस इज नाउ अ टेक्नोलॉजी प्ले बेसिकली, जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी, सर्वर स्ट्रांग होंगे। आज की डेट में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है। अगर सर्वर्स बैठ जाते हैं तो आज की डेट में लोगों को चैन नहीं पड़ता है बेसिकली। सो टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रांग होनी ही चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। सो अगर ये बाई चांस टेक्नोलॉजी को ठीक से रैंप अप नहीं कर पाते तो ये थ्रेट हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे इन्होंने काफी फोकस करना शुरू कर दिया है। तीसरा थ्रेट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आजकल काफी ज्यादा आ गए हैं, लोग उनकी तरफ जाने भी लग गए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि वहां पे प्रेशर पड़े कि कमीशंस वहां से कम हो जाएं। उसके साथ साथ ये लोग इंश्योरेंस की भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो इंश्योरेंस में भी आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, पॉलिसी बाजार टाइप के, कवर फॉक्स टाइप के, तो बहुत सारे वहां पे भी कॉम्पिटिशन इनको देखने को मिल सकता है। इसके बाद कोविड-19 का एक शॉर्ट टर्म थ्रेट तो है ही। हाँ, डेफिनेटली लॉकडाउन के दौरान काफी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई, डीमैट अकाउंट्स भी काफी खुले, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इकोनॉमी में प्रेशर रहता है, डिजीज कंटिन्यू होती है, सो लोगों की सेविंग्स पे भी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ सकता है, और डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स में भी पड़ेगा, क्योंकि इक्विटीज बेसिकली थोड़े से रिस्की एसेट क्लास होते हैं। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हो सकता है इक्विटी मार्केट्स में पैसा ना लगाएं। सो शॉर्ट टर्म में ये कोविड-19 का भी एक थ्रेट जरूर है। इसके बाद अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ का जो प्राइस आ रहा है वो 305 से लेके 306 का है, अपर बैंड है 306 का। तो एज रिटेल इन्वेस्टर अगर हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम इस इशू में अप्लाई करना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमें अलॉटमेंट हो जाए, तो हमें अपर बैंड पे ही बेसिकली अप्लाई करना चाहिए, यानी कि 306 पे। बुक बिल्ट ये इशू है, बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इशू का साइज है 600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपए ये मार्केट से रेज करेंगे, और ये पैसा कहां जाएगा वो समझ लेते हैं। फ्रेश इशू है 300 करोड़ का, यानी कि 300 करोड़ आएंगे कंपनी के पास, जिसको वो अपना या तो इन्वेस्टमेंट की तौर पे यूज करेंगे, वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज करेंगे। ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ का, यानी कि कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स हैं वो भी एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि 300 करोड़ लेके वो लोग बाहर हो जाएंगे। यहां पे ये लोग हैं जो पुराने प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स हैं, जो ये 300 करोड़ लेके बाहर हो जाएंगे। उसके बाद लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम 49 शेयर्स का लॉट साइज है, यानी कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको एक लॉट करनी होती है आईपीओ में, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। तो ये बेसिकली आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है 306 के हिसाब से 49 शेयर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14,994 का हो जाता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 13 लॉट्स की कर सकते हैं, 13 लॉट्स आपको अलॉट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो हो जाता है आपका 1,94,922 रुपीज। ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेश इशू, ये बेसिकली पैसा कहां पे यूज करेंगे, जो बेसिकली कंपनी के पास पैसा आएगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में यूज करेंगे या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। आईपीओ की अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ऑफर ओपन हो रहा है 20 सितंबर 2020 को, क्लोज हो जाएगा 24 सितंबर 2020 को। फाइनलाइजेशन जो होगा अलॉटमेंट का 29 सितंबर को हो जाएगा। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन लोगों को अलॉट नहीं होते हैं, अगर लॉटरी सिस्टम में लेट्स से सब्सक्रिप्शन जो है वो काफी ज्यादा आ जाता है तो 30 सितंबर तक रिफंड्स को इनिशिएट कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 1 अक्टूबर तक आ जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 5 अक्टूबर को हो जाएगी, और ये इशू लिस्ट हो रहा है बीएससी और एनएससी दोनों पे। सो अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो पिछले एक क्वार्टर के नंबर्स तो कंपनी के काफी अच्छे आए हैं, अकाउंट्स भी काफी खुले हैं, रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स के नंबर भी काफी अच्छे आए हैं जैसा भी हमने देखा। लेकिन ये क्या रिपीट हो सकती है आने वाले टाइम में, अगले क्वार्टर्स में भी ये परफॉर्मेंस रिपीट होगी कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। आज की डेट में हम उसको एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर क्लैरिटी मिली होगी। हमने पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, हो सकता है वो लोग भी एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में इंटरेस्टेड हों। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।